हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 मार्च 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कोलोराडो रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर की है। रशिया ने यूक्रेन के डोनबास रीजन में दो इंपॉर्टेंट एरियाज़ को रिकॉग्निशन देते हुए उसके बाद में यूक्रेन का जो इंटीग्रल पार्ट है, यूक्रेन का जो लैंड एरिया है, वहाँ पर एनक्रोच करना स्टार्ट कर दिया और उनको थ्रेट देना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ में उन दोनों के बीच में वॉर सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई। हालांकि काफ़ी लंबे टाइम से ये जो इशू है वो बना हुआ था। हमारे इंडिया ने अपने वहाँ पर जो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट जो वहाँ पर ट्रैप हुए हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है। इसके अलावा हमारे 4 मिनिस्टर्स वहाँ के जो रीजनल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की विजिट पर भी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने भेजा है, ताकि कोऑपरेशन के थ्रू वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। कल हमने ये देखा कि हमारे इंडिया का एक मेडिकल स्टूडेंट 21 ईयर ओल्ड मिस्टर नवीन, जो कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते थे, उनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से खार्किव जो रीजन है यूक्रेन का, वहाँ पर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सभी स्टूडेंट्स को सेफली वापस अपने कंट्री में लौटा करके वापस लेकर के आना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है, टाटा सन्स ने कुछ टाइम पहले ये डिक्लेयर किया गया था कि एयर इंडिया के नए सीईओ होंगे। नए सीईओ जो है वो देखिए इल्कर आयशी होंगी। और ये जो इल्कर आयशी हैं वो फॉर्मर जो टर्किश एयरलाइंस है उसमें काम कर चुके हैं। तो इन्होंने अब अपनी जो पोस्ट है उससे एक तरीके से मना कर दिया है कि जो टाटा सन्स है वो अपना नया सीईओ ढूंढ सकती है, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि जब से मेरी अपॉइंटमेंट हुई है न्यू सीईओ ऑफ एयर इंडिया के रूप में, तब से मेरी अपॉइंटमेंट को लेकर के कुछ अनडिज़ायरेबल स्टेटमेंट पास हो रहे हैं और मेरी अपॉइंटमेंट को अनडिज़ायरेबल कलर देने की कोशिश की जा रही है। इसी के बेसिस पर उन्होंने मना कर दिया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर। यहाँ पर कुछ एनालिसिस हुआ है दिल्ली के आसपास वाले एरिया में जहाँ पर लैंडफिल्स हैं। लैंडफिल्स वाले एरिया मतलब जहाँ पर जाकर के एक तरीके से कचरा उसको सबमिट किया जाता है, जैसे गाजीपुर, बावना, ओखला, बालसवा जो लैंडफिल्स हैं वहाँ के आसपास के रीजन में जब वाटर की जांच की गई तो ये पाया गया कि वहाँ के जो वाटर जो है उसमें बहुत सारे डिज़ोल्व्ड सॉलिड जो है ड्रिंकिंग वाटर में इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी मिली है। जैसे कि एक जगह फिश मार्केट है तो वहाँ के वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा मिली है, क्योंकि फिश मार्केट है तो वहाँ की उनकी जो बोन्स है उनको कहीं सबमिट किया जाता होगा और वो डिज़ोल्व होकर के ड्रिंकिंग वाटर में इन सभी का इंक्लूज़न हो रहा है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अलग अलग लैंडफिल साइट, जैसे कि गाज़ीपुर लैंडफिल साइट को जब जांच किया गया तो उसके सैंपल में ये मिला कि जो TDS है वो 1860 मिलीग्राम पर लीटर है। और मतलब एक ड्रिंकिंग वाटर में अवेलेबिलिटी 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे 3 गुना यहाँ पर अवेलेबिलिटी देखने को मिली है। यहाँ पर जो फिश मार्केट है इनके पास में, वहाँ पर TDS लेवल तो 2170 मिलीग्राम पर लीटर देखने को मिली है। और जो हार्डनेस है उससे कैल्शियम कार्बोनेट तक उसमें देखने को मिला है गाजीपुर वाली साइट में, क्योंकि इसके पास में बिल्कुल क्या है, फिश मार्केट है। यहाँ पर सल्फेट का जो लेवल है वो भी काफ़ी हाई मिला है, क्योंकि आसपास में डेयरी फार्म है यहाँ पर। इसके अलावा मतलब उनसे जो एमिशन होता है वो एक तरीके से इंक्लूड हो रहा है हमारे ड्रिंकिंग वाटर में। तो इससे ये चीज़ें पता चलती है कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, ग्राउंड वाटर लेवल है, हमने पहले भी देखा है कि कंटेमिनेटेड स्टेज में आ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा केमिकल को डिस्पोज किया जा रहा है, इतनी सारी चीज़ें डिस्पोज की जा रही हैं, वो सारी इनडायरेक्टली हमारे ड्रिंकिंग वाटर मतलब हमारा जो साइकिल है उसमें इंक्लूड होते जा रहे हैं। इसी की वजह से बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो भी देखने को मिलती हैं। तो इनका कुछ अल्टरनेट होना चाहिए कि इस तरीके की जो लैंडफिल साइट्स हैं उनको इस जगह डिस्पोज किया जाए, उनको इस तरीके से उनका प्रोसीजर किया जाए कि ये जो वाटर जो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो एक तरीके से कंटेमिनेटेड स्टेज में आ रहा है उसको हम रोक सकें। नेक्स्ट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर।
यहाँ पर जो आर्टिकल है कल भी हमने डिस्कस किया था, कल एक्सप्लेन पेज पर अच्छे से रिपोर्ट हमने डिस्कस की थी आईपीसीसी की रिपोर्ट, और उसी को लेकर के आज दो आर्टिकल है, एक तो ये फ्रंट पेज पर है और दूसरा है आइडिया पेज पर। तो हम इन दोनों को कंक्लूसिवली मतलब एक साथ कंबाइंड फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है, राइटर ने बोला है, शुरुआत की है कि देखो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट, जिसको थ्री पार्ट में वो पब्लिश करने वाले हैं, तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो उसको पब्लिश किया गया, उसको शो किया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा जो टेम्परेचर है 1.1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो गया है अर्थ का, और आने वाले टाइम में ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से एमिशन होता रहा वैसे तो 1.5 डिग्री सेल्सियस हम जल्दी अचीव कर लेंगे। और इसके बेसिस पर क्या होगा, ये बोला गया है कि अगर हमने अपना एमिशन कम नहीं किया तो हम बहुत सारी ऐसे हजार्डस या फिर इस तरीके के क्लाइमेट इश्यूज़ देखेंगे जिसके काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। या राइटर ने अपनी एक एक बात बताई है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है सी लेवल के बारे में कि सी लेवल देखो इतना इंक्रीज़ हो जाएगा, और हमारे इंडिया का अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया की तो कोस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बहुत सारी मेजर सिटीज़ एज ए पोर्ट्स हमारी डेवलप हैं कोस्ट लाइन में। तो अगर सी लेवल इंक्रीज़ हुआ तो इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ जो हैं उनको थ्रेट मिलेगा। हम सभी को पता है कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज़ में रहती हैं, फिशिंग मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करते हैं, तो उनकी जो भी लाइवलीहुड्स है वो तो खतरे में पड़ेगा ही, उनका जो रहना खाना वो है वो भी खतरे में पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के ऊपर इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट होगा कि किस तरीके से उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो लाइवलीहुड प्रॉब्लम है, उनकी जो लिविंग प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा बजट चाहिएगा। दूसरी प्रॉब्लम हम बात करते हैं कि देखो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होता है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा जो अर्बन की तरफ जो लोगों का रुख है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। आने वाले टाइम में बताया गया है कि बहुत सारी पॉपुलेशन हमारे अर्बन एरियाज़ में रहेंगी। तो उससे एक तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब मैक्सिमम पॉपुलेशन आएगी तो कैसे भी बिना किसी वेल सेटल तरीके से जो अर्बन एरियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हैवी रेन होता है तो फ्लडिंग जैसे इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो एक टाइम के बाद में वो जो सोसाइटी है, वो जो सिटी हो काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस आर्टिकल में यही बोलना है कि हमारा जो नेचुरल प्रोसीजर है उसी की तरफ हमारे जो लोग हैं उनको लौटना चाहिए। जिस तरीके का पॉपुलेशन हमारे यहाँ इंक्रीज़ हो रही है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो वैसे ही यहाँ हमारे एक टाइम के बाद में जो लैंड एरिया है उसकी काफ़ी कमी हो जाएगी, और उसकी वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा, लैंड एरिया कम, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये सारी जो इश्यूज हैं इन सब की वजह से, क्योंकि जब सिटी एरियाज़ डेवलप होगा, सिटी एरियाज़ ज़्यादा से ज़्यादा जब डेवलप होगा तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वहाँ पर वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से वेट बल्ब टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होगा, मतलब हीट के साथ में जो ह्यूमिडिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। और ऐसा बोलते हैं कि हीट और ह्यूमिडिटी एक साथ में इंक्रीज़ होती हैं तो इसकी वजह से जो हेल्दी पर्सन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो ये कुछ इश्यूज है। इसके अलावा यहाँ पर हिमालयन रीजन, हमने कोस्टल एरिया की बात की, हिमालयन रीजन की हम बात कर लेते हैं। तो हिमालयन रीजन में जिस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसके अलावा जो हमारा ट्रेन एरिया है इसमें अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पर इंक्रीज़ हो रही हैं। इन सब की वजह से क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है हिमालयन रीजन, और ज़्यादा वोलेटिलिटी इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जैसे इश्यूज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। इसके अलावा वहाँ पर भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहा तो जो बर्फ़ है, जो आइस है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और ये अगर आइस पिघलती है तो आइस पिघलेगी तो इसकी वजह से जो सी लेवल है वो तो इनडायरेक्टली इंक्रीज़ होगा ही। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से जब समर एरिया जो है वो टाइम से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो समर लेवल जब ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, विंटर टाइम जो है टाइम पीरियड कम होगा, तो जो आइस है वो एक तरीके से कम होगी, मतलब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इश्यूज हैं
इनका हम सॉल्यूशन ये कर सकते हैं कि जो हमने टारगेट्स लिए हैं, जैसे 2070 तक हमने लिया है नेट जीरो एमिशन, 2030 तक इंडिया ने टारगेट लेकर रखा है कि जितने भी एनर्जी हम यूज़ करते हैं उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से हम कंप्लीट करेंगे। इन टारगेट्स को हमें अचीव करना है। इसके अलावा अदर कन्वेंशन हैं, उन सभी के ऊपर हमें रिलाई करना है, उनके ऊपर हमें फोकस करना है और ये कोशिश करनी है कि उन सारी चीज़ों को हम सोल्व कर सकें। ना सिर्फ उनको सिर्फ ऐसा नहीं है कि फाइल्स में वो टारगेट्स हम लिख करके रखें और फिर फाइल्स में ही उनको अचीव करने की बात करें। रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर हमें इन सभी को इम्प्लीमेंट करना होगा और अचीव करने की कोशिश करनी होगी, तभी जा कर के हम एक तरीके से जो प्रॉब्लम है आने वाले टाइम में से बच सकते हैं। नहीं तो आने वाले टाइम में सी लेवल इंक्रीज़ होगा, हीट वेव्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि समर टाइम में बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो इन सभी से सोल्यूशन के लिए हमें कोशिश की जानी चाहिए कि जो हमारा एमिशन लेवल है वो काफ़ी कम हो। हम जो भी प्रोजेक्ट यूज़ करें, जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या जिस भी तरीके से हमें लग रहा है कि यहाँ एमिशन लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसका अल्टरनेट ढूंढने की गवर्नमेंट कोशिश करे और उसको लोगों के लिए उन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करे, ताकि लोगों में जब अवेयरनेस क्रिएट होगी तभी जा कर के वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे और इन चीज़ों के अकॉर्डिंग वर्क कर पाएंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो एक्सप्लेन पेज पर है। इससे पहले हमारा जो वर्ल्ड पेज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये जो वर्ल्ड पेज है इसमें यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ईयू से सपोर्ट की बात मांगी है कि इमरजेंसी लेवल पर आप हमें ईयू में सपोर्ट कीजिए, और उन्होंने ये भी बोला है कि आप बोलते हो कि हम आपके साथ में हैं तो ये प्रूव करके दिखाइए कि आप हमारे साथ में हैं। चाइना ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि देखो, सब बोल रहे हैं कि रशिया ने जो अटैक किया वो गलत है, लेकिन रशिया के जो बेसिक कोज है, रशिया को लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना चाहिए, उनके ऊपर भी तो आप फोकस कीजिए ना। उनके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो वॉर जैसी सिचुएशन कंप्लीट ही नहीं होगी। आप एक तरीके से वॉर जो है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। अब इस तरीके से अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना अगर बार बार आप इसी तरीके से उसको सप्रेस करते रहोगे तो टाइम टू टाइम दोबारा से रिवर्स होएगी। तो इससे अच्छा है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कीजिए, ताकि इस तरीके की जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में रेगुलर क्लैश बना हुआ है, तो ये प्रॉब्लम दोबारा से ना निकल करके सामने आई। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है आप सभी देख रहे हो कि रशिया ने जैसे ही यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस, ये सभी ये चाह रहे हैं कि रशिया के ऊपर इस तरीके के स्ट्रिक्ट सैंक्शंस हम लगाएं, ताकि इसकी वजह से जो रशिया है वो वॉर से पीछे हटे और कुछ एग्रीमेंट्स के ऊपर, कुछ डिस्कशन के ऊपर सामने आए। अब इसमें इंडिया को क्या परेशानी हो सकती है? देखो, इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने मिलिट्री डिफेंस वेपन्स जो है वो रशिया से मंगवाता है। यहाँ पर कुछ डाटा है जिसमें बताया गया है कि जैसे ही इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की थी उसके बाद में इंडिया ज़्यादातर जो है वो वेस्टर्न नेशन के ऊपर, ब्रिटिश कंट्रीज़ के ऊपर अपने आप को डिपेंड रखता था। लेकिन 1970 के बाद में अगर हम देखें तो इंडिया ने अपने सेवरल वेपन्स जो हैं वो यूएसएसआर से मंगवाई। मॉस्को जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर जो है वो काफ़ी डेकेड्स तक बना रहा। हालांकि प्रेजेंट टाइम में इंडिया ने जो अपना बेस ऑफ कंट्रीज़ है उसको अलग कंट्रीज़ तक भी एक्सपेंड किया है। अपने जो मिलिट्री सिस्टम को इंडिया खरीद रहा है वो अदर कंट्रीज़ के ऊपर भी प्रेजेंट टाइम में डिपेंड कर रहा है। 2020 तक के यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं और जिसमें ये बता रखा है कि इंडियन वेपन सिस्टम, मेजर इंडियन वेपन सिस्टम का जो 85% जो है, 85% हम बाहर से लेते हैं दूसरे कंट्रीज से, जिसमें से 60% जो है वो एक तरीके से फोकस किया जाता है, मतलब डिपेंड करते हैं हम रशिया के ऊपर। तो ये चीज़ें हमें दिखाता है कि इंडिया के लिए रशिया की इम्पोर्टेंस कितनी है। रशिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है। किसके बाद में? यूएस के बाद में। यूएस से 37% तक जो अपने वेपन्स हैं उनको एक्सपोर्ट करता है और रशिया 20% तक। 2016 से 2020 के डाटा है और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के डाटा है। 2000 से 2020 के बाद में टाइम की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने 2016 से 2020 के बीच में इंडिया को क्या कर दिया? डोमिनेट कर लिया सऊदी अरेबिया ने। वहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्म्स वेपन्स को मंगवाया जा रहा है। रशिया जो है इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस इम्पोर्टर है और इंडिया के लिए अगर हम बात करें, रशिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ओके, 53.85 बिलियन
डॉलर जो हैं वो इंडिया के द्वारा स्पेंड किए गए हैं 2000 से 2020 के ऊपर कि आर्म्स वेपन्स को मंगवाने के लिए, जिसमें से रशिया 66.5% मतलब इतना मनी का वहाँ यूज़ किया गया है, यूएस के लिए 4.4 बिलियन डॉलर का और इजराइल के लिए 4.1 बिलियन डॉलर का। सिप्री ने तो अपनी रिपोर्ट में ये भी बोला है मार्च 2021 में कि रशिया अपने 45 स्टेट्स जो हैं उनको अपने मेजर आर्म्स को डिलीवर कर रहा है 2016 से 2020 के बीच में। 2016 से 2020 के बीच में अगर हम देखें तो रशिया ने अपने जितने भी आर्म्स सेंड किया अदर कंट्रीज़ को, जिसमें 23% टोटल वो जो हैं इंडिया को और 18% जो है चाइना को उन्होंने भेजा है। रशिया का जो शेयर है इंडियन आर्म्स इंपोर्ट में वो थोड़ा सा स्लो हुआ है, मतलब डिक्रीज़ हुआ है 2016 से 2020 के बीच में, क्योंकि इंडिया इस टाइम जो है वो अदर कंट्रीज़ के ऊपर फोकस करने लग गया। ये चीज़ें शो करती हैं कि अगर आप एक कंट्री के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी रखते हो तो आने वाले टाइम में अगर इस टाइम इंडिया की कंप्लीटली अगर डिपेंडेंसी अपने आर्म्स वेपन्स के लिए सिर्फ और सिर्फ रहती किसके पास में, जो रशिया है उसके पास में रहती, तो ये प्रॉब्लम इस टाइम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं रशिया के ऊपर, उसकी वजह से इंडिया और रशिया के बीच में जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती। अभी इशू क्या है, अभी हम S-400 डिफेंस सिस्टम वहाँ से मंगवाने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडियन एयरफोर्स के लिए भी हम कुछ वहाँ पर इस तरीके की एयर कनेक्टिविटी मतलब 6 लाख AK-203 राइफल्स एट ए फैक्ट्री इन अमेठी, हम कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले थे जिसमें रशिया का हमें सपोर्ट मिलने वाला था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर हमें लगता है। इसके अलावा 6 AIP पावर्ड कन्वेंशनल सबमरीन फॉर द नेवी अंडर द P-75 प्रोजेक्ट अलोंग विद 4 अदर इंटरनेशनल बिडर्स, मतलब इसमें रशिया का इम्पोर्टेंट रोल था इन सारी चीज़ों में। तो ये हमें शो करती हैं कि अगर सैंक्शंस लगते हैं रशिया के ऊपर तो इंडिया को इन चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि रशिया इंडिया का जो पहला सबमरीन आया था 1967 में INS कलवरी, वो USSR के द्वारा ही वहाँ से ही लाया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो रशिया के साथ प्रेजेंट टाइम में टॉक में है कि 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन चक्र 3 चक्र 4 जो हैं वो 2025 तक इंडिया को सौंप दिए जाएंगी, और चक्र 1 और चक्र 2 जो हैं वो रशियन वेसल्स हैं। वो दोनों के दोनों जो हैं वो उनका मतलब जो उनकी जितने लीज़ के लिए इंडिया को दी गई थी वो एक्सपायर्ड हो गई हैं, तो उनको वापस लौटा दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें शो करती हैं कि इंडिया जो है, इंडिया के लिए रशिया की कितनी इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो अभी इंडिया S-400 डिफेंस सिस्टम को लेने वाला है, क्योंकि हमें बॉर्डर एरियाज़ में काफ़ी इश्यूज हैं और इंडिया अपने नॉर्दर्न बॉर्डर और जो वेस्टर्न बॉर्डर उनको सिक्योर करना चाहता है पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ में। तो ये जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि देखो अगर हम S-400 डिफेंस सिस्टम हमारे यहाँ पर होता है, प्रेजेंट टाइम में रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज़ US जो है वो इंडिया के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे कार्ड्स एक्ट के थ्रू। तो ये कुछ इश्यूज इंडिया को देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि टर्की ने ये बोला है कि 1936 की जो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन है उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है और जो डार्डानेल्स स्ट्रेट है उसको हम बंद करेंगे, रोकेंगे। कारण क्या है, यूक्रेन ने डिस्कस किया है टर्की के साथ में, टर्की जिसका मेजोरिटी वाला पार्ट एशिया में है और कुछ पार्ट उसका किसमें है, यूरोप में भी है। बीच में सी ऑफ मरमरा है और यहाँ पर 2 स्टेट हैं जो सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करती है किसके साथ में, ब्लैक सी के साथ में, और यहाँ पर एजियन सी है जो एक मार्जिनल सी है किसका, मेडिटेरियन सी का। तो इस तरीके से ब्लैक सी से कनेक्ट होता है मेडिटेरियन सी तक इन 2 स्टेट का यूज़ करते हुए। तो 1936 में एक कन्वेंशन हुई थी, इसमें ये बोला गया था कि इन दोनों स्टेट को अगर पीस टाइम है तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। हालांकि पीस टाइम के समय भी अगर कोई वेपन से रिलेटेड वेसल यहाँ से पास हो रही है तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में तो वो टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर जो टर्की है वो इन दोनों स्टेट को लेकर के सैंक्शंस लगा सकती है। मतलब एक तरीके से जो रशिया है उन कनेक्टिविटी मेडिटेरियन सी तक कम की जा सकती है। ओके, अब देखो रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है हम देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइस है, मतलब सी लेवल है, नॉर्थ पोल सी लेवल
आर्कटिक सी जो है, आर्कटिक ओशन जो है, लेकिन वो जमा हुआ है, मतलब टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है जिसकी वजह से वो जमा हुआ रीजन है। तो इन एक तरीके से अगर हम देखें तो वार्म सी जो है, जो रशिया को डायरेक्टली कनेक्टिविटी देता है, वो ब्लैक सी है, जिसके थ्रू वो अदर रीजनल एरियाज़ तक, अदर वाटर बॉडीज़ तक अपनी कनेक्टिविटी बना सकता है। तो अगर यहाँ पर टर्की सैंक्शंस लगाता है तो रशिया को काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगा, और रशिया को अपने कुछ अल्टरनेट के ऊपर फोकस करने होगा। मतलब यहाँ पर सभी कंट्रीज़ मिलकर के रशिया के साथ में सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वॉर जैसी सिचुएशन जो है उसको हम काउंटर कर सकें। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो, नेपाल, आप सभी को पता है कि नेपाल कंट्री जो है वो 3 साइड से इंडिया से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, और 1 साइड से चाइना से सराउंडेड है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो क्या हो सकता है, अभी यूएस वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पहले ये डिस्कशन इन्वेस्टमेंट का पहले ही हो चुका था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए हो सकता है, क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, नई गवर्नमेंट बनी, तो उसका झुकाव चाइना की तरफ देखने को मिला। तो एक तरीके से अगर अगर नेपाल तक चाइना की कनेक्टिविटी आती है तो इंडिया को भी थ्रेट मिलेगी। इसके अलावा जो चाइना है उसका डोमिनेंस क्रिएट होगा। तिब्बत जो ऑटोनोमस रीजन के रूप में बोला जाता है, उसके ऊपर चाइना जो है उसका कंप्लीट यूज़ कर सकेगा। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर नेपाल में यूएस भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है और नेपाल का जो इन्फ्लुएंस जो है वो यूएस की तरफ भी झुकता है, तो इंडिया को भी इसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं प्लीज़, तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।